हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। कंप्यूटर के एक और सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का क्लास हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर है। इसमें मैं आपको दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों मैंने कंप्यूटर के लेक्चर में 1 से लेके 13 लेक्चर तक में मैंने लगभग 11 लेक्चर आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर यह सारा लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर है। दोस्तों डाटा कम्युनिकेशन और इंटरनेट, ये दोनों लेक्चर मैं अगले एक वीडियो में ले लूँगा, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं, तो इसलिए दोनों को मैं मर्ज करके एक ही बार में पूरा लेक्चर ले लूँगा। तो दोस्तों कंप्यूटर का सीरीज आपका समाप्त होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों मैंने लास्ट में जो आपके लिए बोला था 300 से 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास लाऊंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। उसमें आपका रियल टेस्ट होगा, जो आपने यह 11-12 लेक्चर से क्या सीखा है। और यह सारा चीज़ जब आप कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर से रिलेटेड आपको नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से पहले हम दोस्तों हार्डवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल भाषा में हम अगर बोले जो हार्डवेयर क्या है, तो नॉर्मली कंप्यूटर से रिलेटेड जो वो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे नॉर्मली हम हार्डवेयर कह सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोडेम हो गया, ये सारे हमारे हार्डवेयर के पार्ट हैं। और इन हार्डवेयर ड्राइव को दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली हार्डवेयर को सही ढंग से चलाने के लिए जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, सामान्य शब्दों में प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के कार्य संपन्न करवाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर का वर्क परफॉर्म करवाना है, उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। इन इंस्ट्रक्शन के समूह को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसका जो समूह है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलेंगे। तथा संबंधित प्रोग्रामों के समूह को हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो भी कंप्यूटर में हमको इंस्ट्रक्शन देना होता है कंप्यूटर का वर्क परफॉर्म करवाने के लिए, नॉर्मली यही सब हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। और एक बात मैं और बता ही दिया हूँ आपको, कंप्यूटर के हार्डवेयर को सही ढंग से चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों, डाटा को सूचना में परिवर्तित करना, यानी डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेन काम है। तो याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं दोस्तों, नॉर्मली सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में दोस्तों ब्रीफली हम नॉलेज लेंगे और उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है दोस्त, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उस सॉफ्टवेयर को कहेंगे जिससे हमारा कंप्यूटर जो है प्रॉपर तरीके से चल सके। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं, कंप्यूटर को नहीं रन करवा सकते हैं, इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर को हम दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। सिस्टम से ही लग जाता है, जो कि सिस्टम ज़रूरत हो, मतलब बिना इसके हमारा काम नहीं चल सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरण जैसे हो गए सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, उसको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और क्या करता है, संचालित करने में सहायता प्रदान करता है। और यह एक कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित और संचालित करने में सहायता प्रदान करता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना दोस्तों किसी भी काम को कंप्यूटर में नहीं किया जा सकता है। यानी बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम कोई भी काम कंप्यूटर में नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्यूटर के लिए नेसेसरी है। जिस तरीके से एक हार्ड डिस्क कंप्यूटर के लिए नेसेसरी है, एक रैम कंप्यूटर के लिए नेसेसरी है, उसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर के लिए नेसेसरी हो जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी हार्डवेयरों को कंट्रोल करना, कमांड देने में सहायता प्रदान करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, विंडोज सिस्टम हो गया, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं।
तो कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्या हो गया, जैसे कोई भी विंडोज हो गया, चाहे आईमैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या अवंटू हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आएंगे दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के आएंगे। डिवाइस ड्राइवर हो गया, जैसे मान लीजिए यूएसबी ड्राइवर होता है, वीडियो ड्राइवर होता है, ऑडियो ड्राइवर होता है, ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यानी डाटा संचार सॉफ्टवेयर है, जो डाटा को सही रूप से कम्युनिकेट करे, वो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंदर आता है। ट्रांसलेटर हो गया, जो कि ट्रांसलेट करने का काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है, यह भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। लोडर हो गया, तो दोस्तों आप जब एग्जाम देने जाएं तो ये सारे चीज़ को देख के जाएं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डाटा संचार सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेटर, लोडर। इसके बारे में दोस्तों मैं आगे बात करूंगा। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो पहला हमारा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नॉर्मली हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बोल सकते हैं दोस्तों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्या है, जो कोई इसेंशियल काम, कोई एक दो काम, पार्टिकुलर एक दो काम आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वीडियो प्लेयर है जिससे हम वीडियो देखते हैं, वो वीडियो प्लेयर का जो एप्लीकेशन हो गया वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। जैसे मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, किस में बनाएंगे हम, वर्ड में बनाएंगे या पावर पॉइंट में बनाएंगे, तो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को किसी खास कामों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, यानी किसी एक पर्पस या दो पर्पस या तीन पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे कोई टेक्सटाइल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का यूज करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं हमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं, तो ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करके हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेज के हेल्प से ही हम है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना पाते हैं और इन सॉफ्टवेयरों का यूजर आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो आप बताए ही थे, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है, यूजर उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे औद्योगिक स्वचालन में व्यापार सॉफ्टवेयर, चिकित्सा सॉफ्टवेयर, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर आदि, ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके हैं दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। उसी तरीके से हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प ली जाती है। यह आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में एक प्रोग्रामर की सहायता करने में बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करती है, सॉफ्टवेयर को डेवलपर करने में हेल्प करती है। अगर किसी प्रोग्राम में त्रुटि आ जाए, इस बात को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी प्रोग्राम में त्रुटि आ जाए यानी गलती हो जाए, जिसके कारण हमें क्या होते हैं, गलत परिणाम निकलते हैं, गलत रिजल्ट निकलते हैं, उसे हम लोग बग बोलेंगे। बग याद रखिएगा, किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि आ जाती है या गलती हो जाती है किसी प्रोग्राम को करने में, तो उसमें जो हमारा गलत रिजल्ट निकलता है, गलत परिणाम निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, बग। याद रखिएगा। और उस बग को रिपेयर करने को क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। एग्जाम में ये भर भर के पूछा जाता है, जो किसी प्रोग्राम में त्रुटि आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बग बोलेंगे। उसे रिपेयर करने को क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिबगिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, उस सॉफ्टवेयर में बग ढूंढने की यानी त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग बोलते हैं। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, वो कोई गलती किया तो उसको आप कहते बक, क्या किया तुमने, बक क्या किया, उससे आप याद रख सकते हैं। कुछ गलती किया उसलिए आप उसको बक बोले, तो बग, बक से याद रखिएगा बग, यानी कोई गलती किया यानी प्रोग्राम में त्रुटि आई तो बग, तो उसको क्या कहते हैं, बग बोलेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम में अगर गलती आ जाए तो बग बोलेंगे। और उसको रिपेयर करने को क्या बोलते हैं दोस्तों, पैच बोलते हैं, यानी पैचअप करना पैच बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसे, ये काफ़ी बार पूछा गया है और बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम है जो कंप्यूटर से जुड़े जितने भी चीज़ होते हैं, चाहे वो मेमोरी हो, हार्ड डिस्क हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, हर चीज़ को वो कंट्रोल करती है और उसको सही ढंग से चलाने का काम करती है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में चलने वाली सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसों को संचालित करती है, कंट्रोल करती है, सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए हेल्प करती है। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। जिसमें कंप्यूटर को शुरू करना यानी कंप्यूटर को ऑन करना, कंप्यूटर को ऑफ करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, रैम को मैनेज करना, हार्ड डिस्क को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच कार्यों को समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेट करना, यानी इनपुट से आउटपुट में वर्क को ट्रांसफर करना, ये सारे किसके अंदर होते हैं दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम को, सारे डिवाइस को अच्छे रूप से चलाने में हेल्प करती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों इसमें जितने 6 ऑपरेटिंग सिस्टम हम आपको बताए हैं, इस सब को रट लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बस ये 6 पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे MS DOS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गए, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, उबंटू हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये 6 ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, इसमें से पूछेगा कौन सा इसमें डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और थोड़ा थोड़ा हम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक बात याद रखिएगा, MS DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है एग्जाम में, जो MS DOS किसकी कंपनी है? तो MS DOS माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। और कौन सी है दोस्तों? प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है दोस्तों? MS DOS है। यह सरल है, ठीक है दोस्तों, सिंपल है ये, लेकिन ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। क्यों यूजर फ्रेंडली नहीं है? क्योंकि इसमें हमको दोस्तों कोई भी काम को करवाने के लिए कमांड को याद रखना पड़ता था। जैसे मुझे लाइन खींचना है तो लाइन के लिए LINE करके एक कमांड याद रखना पड़ता था। हम डायरेक्टली लाइन को सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम हमको होती थी, यूजर फ्रेंडली नहीं था। आम आदमी आसानी से इसको नहीं यूज कर सकते हैं, वही बंदे इसको आसानी से यूज कर सकते हैं जिनको कंप्यूटर का कमांड याद है। तो इसीलिए ये ज़्यादा सही रूप से नहीं चल पाई। इसमें कमांड याद रखना पड़ता था, इसलिए दोस्तों यह यूजर फ्रेंडली नहीं था। नहीं तो नॉर्मली यह सिंपल था। तो इसमें बस आप ये याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? MS DOS था, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें कमांड याद रखना पड़ता था, बिना कमांड का इसमें काम नहीं चल पाते थे। आगे बात करते हैं, दूसरा है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित जनरल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकास किया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें MS DOS में जो भी कमियां थी उसको ध्यान में रखा गया तथा इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया। और इसका संस्करण कौन कौन सा था दोस्तों? विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11। दोस्तों कभी कभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या MS DOS नहीं देके विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज XP इस तरीके से देके और एक दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इससे आप ध्यान रखिएगा। बस एक बार बस विंडोज से ही सारे रिलेटेड हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में, तो इसे सीखना तथा इस पर काम करना काफ़ी इजी है। नॉर्मली 90% लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे ही काम करते हैं। तो इसे सीखना तथा इस पर काम करना काफ़ी इजी था। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, MS विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 मुख्य फाइल सिस्टम हैं। कौन कौन से दोस्तों? फैट और NTFS।
फाइल एलोकेशन सिस्टम और एंटी फाइल सिस्टम। तो एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के दो मुख्य फाइल सिस्टम कौन से हैं, फैट है एक और NTFS है, यानी फाइल एलोकेशन सिस्टम और एंटी फाइल सिस्टम। तो बस इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों सर्वर तथा वर्क स्टेशन में इसका यूज किया जाता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज दोस्तों सर्वर तथा वर्क स्टेशन में किया जाता है। नॉर्मली बैंकिंग वगैरह वर्किंग में ये ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों थोड़े से यूज करने में कठिन है, क्योंकि इसमें सारे प्रोसेस को समझने के लिए कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है। और इसके बारे में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहले यह असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, यानी असेंबली भाषा में पहले इसको लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे सी प्रोग्रामिंग में दोबारा लिखा गया। और इसमें दोस्तों कर्नल द्वारा डाटा को प्रबंधन करवाए जाते हैं। अब कर्नल क्या है दोस्तों? कर्नल दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है, लेकिन यह मीडिएटर का काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, उसके बीच जो है रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में, वर्क को इजी में परफॉर्म करवाने के लिए हमें हेल्प करता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों कर्नल जो है ये हमारा मीडिएटर का काम करता है, मीडिएटर का रोल निभाता है। सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है ये हमारा हेल्प करता है वर्क को परफॉर्म करने के लिए। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ये हमारा कर्नल जो है हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। बात करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनेक्स कर्नल पर आधारित है। लाइनेक्स कर्नल पर आधारित है तो कर्नल पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है। बस इसे आप जरूर याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है लाइनेक्स जो है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको जो है सब लोग यूज कर सकते हैं, सबके लिए खुला हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग भी दोस्तों सर्वर में होता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं और सर्वर के लिए और वर्क स्टेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यह एप्पल के द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस आप इतना याद रखिएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल के द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल के जितने भी लैपटॉप, डेस्कटॉप जो आते हैं उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ट्रांसलेटर के बारे में। दोस्तों ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक अहम किरदार निभाता है। ट्रांसलेटर जो है प्रोग्राम और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन की वह श्रृंखला है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है, यानी ट्रांसलेट करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रोग्रामिंग भाषा को, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में जो ट्रांसलेट करता है उसे हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। और यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसलेटर कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो ट्रांसलेटर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, पीछे हम आपको बताए थे। तो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है दोस्तों? प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना। दोस्तों जितने भी कंप्यूटर में वर्क परफॉर्म होते हैं, चाहे डेस्कटॉप में चाहे लैपटॉप में वर्क परफॉर्म होते हैं, सारे हमारे मशीनी लैंग्वेज पे होते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई भी चीज़ इंटर करते हैं कंप्यूटर में तो वह उसको क्या करता है? ट्रांसलेटर मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। और मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने के बाद ही कंप्यूटर उसको समझ पाता है, क्योंकि डायरेक्ट वह नहीं समझ पाता। हर चीज़ को समझने के लिए उसको मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ही पड़ता है। कोई भी चीज़, जैसे हम कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है देते हैं तो उसे वह मशीनी लैंग्वेज में चेंज करके ही रीड करता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन दोस्तों। और ट्रांसलेटर हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, ट्रांसलेटर हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला असेंबलर। असेंबलर से क्या होता है? देखिए, असेंबलर से असेंबली भाषा, तो ये आपके दिमाग में याद रहेगा। असेंबलर असेंबली भाषा, तो असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीनी लैंग्वेज में रूपांतरित करने या ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है दोस्तों? असेंबलर करता है। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में यानी मशीनी भाषा में रूपांतरित करने को असेंबलर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से हमारा है कंपाइलर। कंपाइलर एक प्रोग्राम है
जो उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में यानी मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है, ट्रांसलेट करता है। असेंबलर का काम क्या है दोस्तों? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करेगा, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करेगा। कंपाइलर का काम क्या है? उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे लैंग्वेज को है दोस्तों मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने का यानी रूपांतरित करने का काम करता है। कौन करता है दोस्तों? कंपाइलर करता है। उसी तरीके से हमारा दोस्तों इंटरप्रेटर हो गया। तो इंटरप्रेटर हमारा क्या है दोस्तों? जो उच्च स्तरीय भाषा जो होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं, उसके निर्देशों को जो है मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। यानी इंस्ट्रक्शन को जो है हाई लेवल लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन है उसको जो है हमारा यह मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। इस तीनों को दोस्तों याद जरूर रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। असेंबलर का काम हो गया असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने का, कंपाइलर का काम हो गया हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने का, इंटरप्रेटर का काम क्या हो गया? जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन है, इंटरप्रेटर से इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इंटरप्रेटर से इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आई से इंटरप्रेटर, आई से इंस्ट्रक्शन। निर्देश का हिंदी क्या होता है दोस्तों? इंस्ट्रक्शन। उसको क्या करता है? मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है दोस्तों? इंटरप्रेटर करता है। तो तीनों को दोस्तों आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ट्रांसलेटर जो हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। यह एक छोटा सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता यानी वर्क इफिशियंसी को बढ़ा देता है। कंप्यूटर के वर्क इफिशियंसी को, कार्य करने की गति को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया, प्रोग्राम बैकअप हो गया, वायरस स्कैनर हो गया, ये सब हमारे दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के साथ कार्य करने में सहायता प्रदान करता है और यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्क इफिशियंसी को बढ़ा देता है। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं दोस्तों, जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग हो गए, डिस्क क्लीनर हो गया। डिस्क क्लीनर क्या करता है दोस्तों? डिस्क को क्लीन करता है, वायरस को क्लीन करता है। उससे क्या होते हैं? हमारे कंप्यूटर आसानी से वर्क करते हैं। बैकअप प्रोग्राम हो गया जो हमारे कोई भी चीज़ को बैकअप बना के रख लेता है। डिस्क कंप्रेशन हो गया, कोई भी किसी भी फाइल को कंप्रेस करके रखता है जिससे हमारा मेमोरी में स्पेस ज़्यादा होता है। वायरस स्कैनर हो गया जो वायरस को आसानी से स्कैन कर लेता है जिसके कारण हमारा कंप्यूटर स्लो नहीं चले, फास्ट चले। डिग फ्रेगमेंटेशन हो गया, डिबगर हो गया जो कि हमारा कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग लिखने में गलतियां हुई हैं उसको ढूंढने में मदद करता है। डिस्क इनक्रिप्शन हो गया। तो ये सारे चीज़ जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो क्या होता है? जो कंप्यूटर के कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, कंप्यूटर के वर्क इफिशियंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और कैसे करता है? तो इसलिए एग्जाम्पल हम आपको इसलिए बताएं जिससे आपके दिमाग में रह जाए। अच्छा, वायरस स्कैन करके वायरस को हटा देगा तो वो क्या करते हैं? सिस्टम हमारा सही से चलेगा। डिस्क को कंप्रेस कर देगा तो डिस्क कंप्रेशन से क्या होगा? डिस्क को कंप्रेस कर देगा तो मेमोरी में ज़्यादा जगह बचेंगे, उससे हमारा कंप्यूटर आसानी से चले। तो हमारा नॉर्मली यही कहना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के वर्क इफिशियंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वह सारा मैं इसमें डिस्कस कर दिया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर पाता हूँ। दोस्तों, आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको इतना अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आप अपना थोड़ा प्यार दिखाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको पता चलेगा जो आपने अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्या क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता यानी वर्क इफिशियंसी को बढ़ा देता है? अभी जस्ट आपको बताए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों कंप्यूटर की वर्क इफिशियंसी को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम में त्रुटि होने के कारण गलत परिणाम यानी रॉन्ग रिजल्ट उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या बोलेंगे? बग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बग बोलेंगे। तो प्रोग्राम में कोई भी गलती हो जाता है जिसके कारण हमको रॉन्ग रिजल्ट आते हैं, उसे हम लोग बग बोलते हैं। और उस बग को रिपेयर करने को क्या बोलते हैं दोस्तों? अभी बताए थे, पैच बोलते हैं। तो
तो उस बग जो हमारा आ गया किसी भी प्रोग्राम में उसको रिपेयर करने को पैच बोलते हैं। और उस बग को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों? डिबगिंग बोला जाता है, डिबगिंग बोला जाता है। याद रखिएगा, बग को ढूंढने की प्रक्रिया को, प्रोग्राम में जो त्रुटि हो गई है, जो बग आ गया है, उसको ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना में। तो सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है? डाटा को किस में बदलना दोस्तों? सूचना में बदलना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना को प्रोसेस करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा है जो दोस्तों कंप्यूटर को चलने में हेल्प करता है, प्रोग्रामों को, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम करता है। अभी बताए थे आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डीओएस का फुल फॉर्म क्या है? डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विषम शब्द चुनिए, यानी डिफरेंस शब्द को आप चुनिए। यूनिक्स, यूनिक्स हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। विषम शब्द इसमें कौन है दोस्तों? एक्सेस है। एक्सेस हमारा डिफरेंस शब्द हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम। और एक बात और बताइए दोस्तों, कंप्यूटर ब्रेन किसको बोलेंगे? सीपीयू को। याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टिच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है? निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टिच टेक्स्ट एक संपादक है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैकिन्टोश। मैकिन्टोश हमारा दोस्तों ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो मैकिन्टोश या मैक व्यक्तिगत कंप्यूटरों की एक श्रेणी है। और मैकिन्टोश जो 1984 से पहले बाजार में उतारा गया था। ये मैं क्वेश्चन आपको इसलिए बताया हूँ दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो टिच टेक्स्ट जो हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हमारे टेक्स्ट संपादक का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उबंटू क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उबंटू क्या है? क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिक्स। यूनिक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जावा और पाइथन यहाँ पर क्या है दोस्तों? हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के बारे में क्या सही है? एमएस वर्ड के बारे में क्या सही है दोस्तों? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? हाँ। तो एमएस वर्ड क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन के रूप में काम करता है। तो इसलिए एमएस वर्ड एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में 2 फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं? अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2 फाइल सिस्टम होते हैं, एक फैट, एक एनटीएफएस, यानी फाइल एलोकेशन सिस्टम या एनटी फाइल सिस्टम। याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सिस्टम को बूट करने का मतलब क्या होता है? सिस्टम को बूट करने का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो थोड़ा बूट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बूट हमारा क्या होता है दोस्तों? तो बूट हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो सिस्टम को ऑन होने से लेकर सिस्टम जो वर्किंग प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो जाए, काम करने के लिए स्टार्ट हो जाए, उस चीज़ तक तैयार करने के लिए कंप्यूटर को रेडी करता है। जैसे मान लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो बूट क्या करता है? उस इंस्टॉल होने से पहले उसको चेक करता है, यह फाइल जो है, यह एप्लीकेशन जो है, यह प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के लिए सही है कि नहीं, कंप्यूटर को अच्छे तरीके से चला सकता है कि नहीं। ये सब हमारा कौन करता है दोस्तों? बूट करता है। तो कंप्यूटर का पावर बटन शुरू करने से लेकर सिस्टम उपयोग के लिए तैयार होने तक स्वचालित करने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग में सिस्टम सभी हार्डवेयर और इंस्टॉल हुए सॉफ्टवेयर की जांच करेगा और यह उन सभी फाइलों को लोड करेगा जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक है। तो बूटिंग हमारा क्या करता है दोस्तों? कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर हैं या इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर हैं, उन सभी फाइल को लोड करता है
और कंप्यूटर को सही ढंग से चलाने के लिए उस सभी सिस्टम को लोड करता है। यह हमारा कौन करता है दोस्तों? बूट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लिनक्स निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी बताए थे आपको दोस्तों, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? सीक्वेंशियल प्रोसेसर। सीक्वेंशियल प्रोसेसर, याद रखिएगा, सीक्वेंशियल प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेज जो होती है उसे हम लोग कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिफेरल। तो बाहरी एक्सटर्नल डिवाइस जो होती है, जो कि हम कंप्यूटर में लगाते हैं, उसे हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, जैसे विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? जो हमारे कंप्यूटर को फास्ट करने में, इफिशियंसी को तेज करने में, कार्य क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है, यह हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा क्या है दोस्तों? हार्डवेयर है। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सही नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, सही नहीं है। कंपाइलर के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहले ये बात करते हैं दोस्तों, कंपाइलर के बारे में हम लोग क्या बताए थे? कंपाइलर हमारा जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीनी भाषा में अनुवाद करना, हाँ ये तो सही है कंपाइलर के लिए। सारे सोर्स प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, यह भी सही है। यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में शामिल होता है। यह प्रोग्राम का अनुवादक है। तो प्रोग्राम का अनुवादक ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा सिर्फ लैंग्वेज को जो है चेंज करता है, लैंग्वेज को चेंज करने का काम करता है। क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करने करता है, प्रोग्राम का अनुवादक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्टोरेज में थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाएगा दोस्तों? कंप्रेशन का। किसका? कंप्रेशन का, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा फाइल कंप्रेशन का। तो थोड़ी सी जगह में बहुत सारे चीज़ को हमको ऐड करना है, तो पहले हम फाइल को कंप्रेस करेंगे, इसका यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या है? या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर हमारा जो है या तो हार्डवेयर से बना होता है या सॉफ्टवेयर से बना होता है, यानी दोनों चीज़ का मिक्स से बना होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों? रीबूटिंग कहलाएगा। रीबूटिंग कहलाएगा, याद रखिएगा, रीबूटिंग कहलाएगा। मोबाइल को भी हम जो है पहले से मोबाइल जो चल रहा है, चालू मोबाइल है, इसको जो हम लोग हैं रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रीबूटिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उस हार्डवेयर को क्या कहेंगे जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मुख्य कार्य के लिए हो, बल्कि बाहर से जुड़ा हो? उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? अभी आपको बताए थे पेरिफेरल। जो बाहर से हमारा कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिफेरल बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर जो हमारा है जो ट्रांसलेटर है। ठीक है, तो कंपाइलर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों? MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो
उबंटू हमारा हो जाएगा। उबंटू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ट्रांसलेटर का उदाहरण कौन है? असेंबलर सही है, कंपाइलर सही है, इंटरप्रेटर सही है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रांसलेटर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तीनों है, असेंबलर भी है, कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा अलग है? कौन सा अलग है दोस्तों? एप्लीकेशन हो गया, पेरिफेरल हो गया, प्रोग्राम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। देखिए दोस्तों, ये प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, एप्लीकेशन भी हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिफेरल। तो पेरिफेरल हमारा अलग है, डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर, स्कैनर जैसी नई डिवाइसें अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग करने से पहले किसका इंस्टॉलेशन किया जाता है? किसका इंस्टॉलेशन किया जाता है दोस्तों? ड्राइवर का। किसी भी चीज़ को अगर मुझे यूज करना है, जैसे प्रिंटर को यूज करना है, तो उसके लिए हमको पहले ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता है, उसके ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता है, तो ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? कौन सा प्रोसेस चेक करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग। तो बूटिंग प्रोसेस से हमारा चेक होता है तो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट सही से चले हुए हैं कि नहीं, ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं, तो वो हमारा बूटिंग प्रोसेस चेक करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है तो उबंटू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे ऊपर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है दोस्तों? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एमएस वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए किस में ऑपरेट कर पाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऐसा डिवाइस होता है दोस्तों जो एक सीपीयू से बहुत सारे मॉडेम लगे होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर का स्क्रीन अटैच होता है। ऐसे जैसे मेरा बीच में एक सीपीयू है, इसके साथ ये कंप्यूटर भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो एक सीपीयू से बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, किस में दोस्तों? टाइम शेयरिंग में। तो इस बात को याद रखिएगा, जो एक साथ कई कंप्यूटर कंपोनेंट को एक सीपीयू से बहुत सारे कंप्यूटर कंपोनेंट को कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो टाइम शेयरिंग से हम लोग कर सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए दोस्तों इतना अच्छा वीडियो बना पाता हूं, तो थोड़ा सा आपका भी रिस्पॉन्स बनता है, इसमें आप लोग मेरी हेल्प करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा।